दोस्तों बहुत कर लिया इंतजार। आप लोगों के डिमांड और मांग के मुताबिक आज मैं आपके समक्ष धर्मवीर भारती की कविता घाटी का बादल को लेकर प्रस्तुत हूँ। खुशी की बात यह है कि मैं आपको कविता तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, इसी के साथ साथ मैं आपको इसका लिखित रूप भी प्रदान कराऊंगा, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पाठ्यक्रम में घाटी का बादल कविता को संकलित किया गया है तो सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाने वाली है, तो मैं आज आपको बिल्कुल सटीक रूप में इसका सप्रसंग व्याख्या भी उपस्थित कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको धर्मवीर भारती कौन है उनसे परिचित होना आवश्यक है। क्योंकि कविता बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ऑलरेडी कविता लंबी है तो वीडियो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम यहाँ पर धर्मवीर भारती के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बस मैं आपको इतना बता दूँ, अगर आपको धर्मवीर भारती के विषय में जानना है तो धर्मवीर भारती की काव्यगत विशेषताओं पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने उनके हल्के से जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, भाव पक्ष, कला पक्ष, सभी विषय पर मैंने चर्चा किया हुआ है। तो अगर आपको धर्मवीर भारती से परिचित होना है तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटी आपको बता दूं कि धर्मवीर भारती का जन्म जो है लगभग 1926 में हुआ, उनकी मृत्यु 1997 को हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समकालीन कविता के कवि है। ठीक है, तो समकालीन कविता के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं धर्मवीर भारती। इसको आप साटोत्तरी कवि के रूप में भी देख सकते हैं। साटोत्तरी मतलब 1960s के बाद में भी इनकी कविताएं आती है। वहीं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के दूसरा सप्तक के भी ये प्रमुख कवि रहे हैं। एक और तो धर्मवीर भारती पौराणिक कथाओं पर आधारित कविता लिखते थे। कहने का मतलब कि वे अपने कविता में कविता का पात्र जो है वो पौराणिक कहानियों के, जैसे महाभारत रामायण के किसी पात्र को लेते थे और उस पात्र को लेते हुए वे प्रासंगिकता दिखाते थे। कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए महाभारत में कोई घटना घटित हुई तो वर्तमान समय में भी वो किस तरह से प्रासंगिक है उसको दिखाने का प्रयास करते थे और समाज को बदलने का प्रयास करते थे। उसी के साथ साथ उनकी कविताओं का एक बहुत बड़ा पक्ष रहा है और वो है प्राकृतिक सौंदर्य। जी हाँ, वे प्राकृतिक सौंदर्य के प्राकृतिक वर्णन के भी एक प्रमुख कवि में गिने जाते हैं। आज जो हम उनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं घाटी का बादल, ये प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित कविता है। कविता थोड़ा लंबा है, धैर्य बनाए रखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बनिए रहेगा। बीच में आप स्किप कर देंगे तो आपको कविता समझ में नहीं आएगी, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं नोट्स ले लूँगा और फिर उससे समझ लूँगा, तब भी आपको कविता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नोट्स में मैं संक्षिप्त में दूंगा आपको, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, नेक्स्ट टाइम में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स को आप क्रॉप करके ले लीजिएगा और किसी भी परीक्षा में छाप दीजिएगा। आपको संपूर्ण मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए और समय को जाया न करते हुए आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कविता को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझिए घाटी क्या है। जैसे देखिए ये जो पर्वत है, तो ये दो पर्वत है, उस दो पर्वत के बीच में जो खाली सा आपको क्षेत्र दिख रहा होगा या फिर वो पर्वत का जो साइड वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा उसे हम घाटी कहेंगे। ठीक है, और बादल तो आपको पता ही होगा। तो इस कविता में क्या है कि कवि जो है अपने घर से उस पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, उस पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं। एक छोटा सा मार्ग होगा, रास्ता होगा, पगडंडी जिसे कहा जाता है, उस पगडंडी से वो उस क्षेत्र में घूमने जाते हैं और जैसे वो घूमने जाते हैं तो धीरे धीरे उस घाटी से किसी छोर से बादल निकल के आता है और वो बादल जो है पूरे संपूर्ण पर्वत में छा जाता है। तो किस तरह से बादल उस पर्वत में छाता है और फिर धीरे धीरे किस तरह से बादल वहाँ से हट जाता है, तो इन सब चीज़ों का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो हम लोग कविता को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित कविता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कवि ने पर्वत का, बादलों का, वृक्षों का इत्यादि चीज़ों का सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन से तात्पर्य है, मान लीजिए कि कोई पत्थर है, क्या वो पत्थर जीवित है? वो क्या लिविंग थिंग्स है? नहीं, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन उस नॉन लिविंग थिंग्स को भी, जिसमें जीवन नहीं है, तो उस चीज को भी जीवित दिखाया गया है। जैसे पर्वत वैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, वो अचल है, उसमें जान नहीं होती है, लेकिन
कवि ने उस पर्वत को यहाँ में सजीव दिखाया गया है, मतलब कि उसको जीता जागता दिखाया है। कभी पर्वत बहुत खामोश सा खड़ा है, गुमसुम सा है। जब वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो गुमसुम खामोश उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सजीव चित्रण किया गया है। और यह शक्ति जो है किसी प्राकृतिक प्रिय कवि में ही हो सकती है। उसी तरह से बादलों का भी इन्होंने जिक्र किया है, सजीव वर्णन किया है कि बादल किस तरह से आता है, पर्वत से मिलन करता है इत्यादि। तो चलिए अब कविता को समझते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। धर्मवीर भारती घाटी की आवाज़ में, घाटी का बादल, आवाज़ तो मेरी ही है, उनकी कविता घाटी का बादल। जाने कब किस गुहा नीड़ से उड़कर गुपचुप, मेघ धूम का योजन विस्तृत पक्षी सहसा, प्रकट हो गया घाटी सुदूर छोर पर, गहरे भूरे मीलों लंबे डेने खोले, प्रात धूप की जरतारी ओढ़नी लपेटे, अभी अभी जागी खुमार से भरी नितांत कुमारी घाटी, इस कामातुर मेघधूम के ओचक आलिंगन से पिसकर, रात्रि श्रांता सी मलिन हो गई, थका हुआ बादल पश्चिम के श्याम निरावृत शिखरों पर, शीतल कौपल धर क्षण भर गहरी नींद सो गया। ठीक है, पहले इन पंक्तियों को समझते हैं कि इन पंक्ति में कवि वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। सो एज यू नो गाइस कि जब भी हम लोग सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे तो सबसे पहला बिंदु हम लोग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ का मतलब अंग्रेजी में इसे रेफरेंस कहा जाता है। और संदर्भ में हम लिखते क्या है, संदर्भ में हम लिखेंगे कि ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है और इसके रचयिता कौन है। बस इन्हीं बातों का जिक्र हमें संक्षिप्त में करना होता है। मैं आपको आधुनिक काव्य संग्रह इस पुस्तक से इस कविता को पढ़ा रहा हूँ। ये कविता आधुनिक काव्य संग्रह, इसमें आधुनिक कविताओं का संग्रह है इसमें। तो ये आपके बीए या फिर एमए में संकलित हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे बीए या फिर एमए। ठीक है, अगर आप बीए के विद्यार्थी हैं तो बीए लिखिए और अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो एमए लीजिए। मैं वर्णित पत्र संख्या होता है आप लोगों का, जो भी पत्र संख्या है उसको लिखिए, पत्र संख्या। उसके बाद पत्र संख्या का शीर्षक क्या है, जैसे समकालीन काव्य हो सकता है या फिर आधुनिक काव्य संग्रह हो सकता है। आधुनिक काव्य संग्रह में संकलित कविता घाटी के बादल से लिया गया है, जिसके रचयिता या फिर जिसके कवि जो है वो धर्मवीर भारती जी हैं। इतना आप संदर्भ में लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये कविता जो है घाटी का बादल, इसके सप्रसंग व्याख्या को आप गूगल में सर्च करेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि इसका व्याख्या आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके गुरु ने, आपके शिक्षकों ने आपको कक्षाओं में तो पढ़ाया होगा या फिर लिखाया भी होगा, लेकिन गूगल यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये यूट्यूब पर पहली बार घाटी का बादल कविता का व्याख्या आपको देखने मिल रहा है। तो विस्तार के साथ में देखिएगा वीडियो। कविता लंबा है, फिर याद दिला दूँ, पुनः याद दिला दूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। उसके बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में घाटी में छाए हुए बादलों का सजीव वर्णन किया गया है। प्रसंग में आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रसंग में जिस तरह से आप मूवी में पूरी मूवी को देखते हैं, प्रसंग में आप केवल ट्रेलर लिखेंगे। ये पंक्तियों में क्या कहा गया है, मेरी जीभ बड़ी लड़खड़ाती है स्पीड बोलने के चक्कर में। इस पूरे पंक्तियों में क्या कहा गया है उसका संक्षिप्त में आप 2 लाइन में जिक्र करेंगे। व्याख्या और भाव अर्थ में आप जितना विस्तार ले सकते हैं। अब इन पंक्तियों का हम लोग व्याख्या करेंगे। बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जाने कब किस गुहा नीर से उड़कर गुपचुप। मैं कहने का मतलब कवि कह रहे हैं कि उन घाटियों के बीच में न जाने अचानक कौन से गुफा से, ठीक है, गुहा नीर का मतलब होता है गुफा, कौन से गुफा से बादल जो है किसी दूर से, दूर की ओर से, सुदूर का मतलब होता है दूर से, दूर की ओर से अचानक ही सामने आ रहा है। ठीक है, सामने आ रहा है और वो कैसा प्रतीत हो रहा है, किसी विशाल से विस्तृत से पक्षी की तरह महसूस हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ कहा गया है कि मीलों लंबे डेने खोले। डेने का मतलब होता है पंख।
वो किसी विशाल पक्षी की तरह है और अपना पंख पसारते हुए आ रहा है। कहाँ आ रहा है? घाटी की ओर आ रहा है, किसी गुफा से, किसी दूर गुफा से वो अचानक से घाटी की ओर पक्षी की भांति अपना पंख फैलाते हुए आ रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि प्रातः धूप की जर तारी ओढ़नी लपेटे अभी अभी जागी खुमार से भरी नितांत कुमारी घाटी। सुबह का समय है, प्रातः काल है, सुबह का समय है, धूप निकल रहा है और उस धूप से जो किरण निकल रही है वो कैसे स्वर्णिम रंग का होता है, ठीक है, सोने के कलर का होता है। तो जो घाटी है, ठीक है, जो पर्वत है वो कैसा लग रहा है? सोने के ओढ़नी ओढ़कर। सोने के ओढ़नी ओढ़ने से तात्पर्य है कि सोने कलर के किरण उस पर छाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है वो सोने की ओढ़नी ओढ़ी हुई है और अभी अभी जागी है। अभी अभी जागी से तात्पर्य है कि अभी अभी सुबह हुआ है, तो वो अभी अभी जागी है और अभी अभी जागने के कारण वो कैसे है? नशे में है। किस चीज़ की नशे में है? नींद की नशे में है, मतलब कि वो ठीक से जागी नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जब सुबह उठते हैं या फिर नींद में उठते हैं तो हमें होश में आने में थोड़ा सा समय लगता है। नितांत कुमारी से तात्पर्य है कि ये एक युवती है, कुंवारी युवती है, इसमें अभी अभी जोबन आया हुआ है, ठीक है। फिर आगे कभी क्या कहते हैं? इस कामातुर मेघ धूम के ओचित आलिंगन से पिसकर रति श्रांत सी मैलिन हो गई। अब जो बादल आ रहा है वो बादल काम वासना में आतुर है। मतलब काम वासना आप समझ रहे होंगे कि मिलन करने का, इंटीमेट की वासना से वो आतुर है। और जो घाटी है, ये युवती है, कुंवारी है, वो बादल आकर घाटी से पूरा लिपट जाता है, उसे अपने आलिंगन में ले लेता है। और जैसे ही बादल ने घाटी को आलिंगन में ले लिया, दोनों में मिलन हो जाता है। मिलन मतलब दोनों में इंटीमेट हो जाते हैं दोनों। अब यहाँ कवि ने मिलन का बात करके कवि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में बादल और जो पर्वत है वो इंटीमेट नहीं हो सकते। ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मैंने कहा था ना कि इसका सजीव वर्णन दिखाया गया है। तो वो बादल आकर पहाड़ों में पूरा फैल जाता है, तो इस दृश्य को कवि ने मिलन के रूप में दिखाया है। और जब बादल काम वासना में आकर उस पर्वत से लिपट जाता है, तो वो जो पर्वत है, वो जो घाटी है, वो इसके आलिंगन से क्या हो जाती है? मलिन हो जाती है। मलिन हो जाती है मतलब कि मटमैली हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये पहाड़ है, यहाँ पर बादल छा गया तो पहाड़ क्या आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा? नहीं देगा, इसमें धुंधलापन सा आपको दिखाई पड़ेगा। अब फिर आगे कवि कहते हैं कि थका हुआ बादल पश्चिम के श्याम निरावृत शिखरों पर शीतल कोपल धर क्षण भर गहरी नींद सो गया। अब काम वासना से आतुर बादल आया, उसने घाटी से मिलन कर लिया। अब मिलन के पश्चात वो थक गया, ठीक है। मिलन के पश्चात वो क्या हो गया? थक गया। और थक कर वो पश्चिम मतलब हम लोग कहाँ पर है? पश्चिम में है ना, ईस्ट, ठीक है। तो पश्चिम के शिखरों पर वो चला जाता है और क्षण भर के लिए कहीं जाकर वो विश्राम करता है। मतलब वो थक गया, मिलन करने के पश्चात वो थक गया, फिर उस घाटी से वो चला जाता है पश्चिम के शिखरों की ओर, पर्वत की ओर, ईस्ट के पर्वतों की ओर चला जाता है और वो क्षण भर के लिए वहाँ पर विश्राम करता है, रेस्ट करता है। कहने का मतलब कि आया, घाटी में बादल छाया, फिर पुनः वो वापस चला गया और कहीं पर जाकर वो एक टक रहा। मतलब कि मूवमेंट बिना वो कहीं पश्चिम के शिखरों पर जाकर थोड़ा देर रुका, उसी को कवि ने कहा कि उसने थोड़ा सा विश्राम किया। अब फिर यहाँ आगे कवि क्या कहते हैं कि धीरे धीरे मूर्छित घाटी में जैसे कुछ सांसें लौटी। तो वो मिलन पश्चात बादल तो मिलन किया और चला गया और विश्राम कर रहा है, लेकिन यहाँ घाटी का क्या हाल है कि इस विशाल से बादल से मिलन करने के बाद ये मूर्छित पड़ गई। मूर्छित का मतलब होता है बेहोश पड़ गई, ठीक है। वो कुंवारी सी घाटी थी, वो बेहोश पड़ गई। बेहोश पड़ गई से तात्पर्य है कि बादल आया और बादल चला गया। जैसे ही बादल चला गया, यहाँ कुछ बादलों का अंश जो है वो रह गया था, लेकिन धीरे धीरे वो घाटी जो है वो होश में आने लगी। होश में आने लगी से तात्पर्य है कि जो थोड़े बहुत बादल वहाँ पर रह गए थे वो धीरे धीरे लुप्त हो गए और पर्वत जो है, फिर वो घाटी जो है वो फिर दिखने लगा। इसी का मतलब कवि ने कहा कि वो धीरे धीरे मूर्छित थी और होश में आने लगी, ठीक है।
तो ये हो गया। मैंने लगभग आपको ये जो पूरी कविता है इसको 8-9 खंडों में विभक्त करके मैं आपको इसको सप्रसंग व्याख्या देने वाला हूँ। तो ये पहला खंड हो गया हम लोग का। अब हम लोग फिर दूसरे पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फिर दूसरे पंक्तियों को देखते हैं कि अलस झकोरे देवा दारू में चिड़ कुंज में गंध ला दे मादक भीगे से मेघ धूम ने करवट ली अंगड़ाई में ज्यों सो गहरे भूरे डेने आगे पसरे ठीक है। उड़े खड़े पर्वत शिखरों से टकरा कर मंडराए मुड़े कटानों में दरों में भटके फिर डालों पर धीमे धीमे हाँप कर चढ़ने लगे बटोही जैसे। इस पंक्तियों में कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए संदर्भ में आप सेम चीज लिखिएगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं आएगा, संपूर्ण कविता की संदर्भ जो है वो सेम रहेगी। हाँ, प्रसंग बदल जाएगा। इसमें आप प्रसंग में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में बादल और घाटी के मिलन पश्चात के दृश्य का वर्णन किया गया है कि उन लोगों का मिलन हो गया, दोनों इंटीमेट हो गए, उसके बाद का दृश्य क्या था उसका कवि ने जिक्र किया है। कवि कहते हैं, व्याख्या में लिखिए, कवि कहते हैं कि अलस झकोरे देव दारू में चिड़कुंज में, ठीक है। तो वो जो बादल था वो मिलन पश्चात पश्चिम के शिखरों पर जाकर वो थोड़ी देर विश्राम कर रहा था, ठीक है। वो आलस्य से भरा हुआ था, थका हुआ था, लेकिन जैसे अभी उसका थकान मिट गया, ठीक है, वो किसी देवदारू नामक वृक्षों के पीछे जाकर विश्राम कर रहा था। उसी तरह से चिड़कुंज नामक झाड़ियों के पीछे में जाकर विश्राम कर रहा था। फिर वहाँ से वो क्या होता है, धीरे धीरे वो उसका थकान मिट जाता है, वो सामने आता है, वो करवट लेते हुए अंगड़ाई लेते हुए बाहर की ओर आता है। कैसे आता है, अपने गहरे गहरे भूरे, ठीक है, अपने मटमेले पंख को, डेने को, पंख को फैलाते हुए वो बाहर की ओर आता है। कहाँ से, देवदारू नामक वृक्ष और चिड़कुंज नामक झाड़ियों के पीछे से वो करवट और अंगड़ाई लेते हुए अपने पंख को पसारते हुए बाहर की ओर आता है। और जैसे ही वो बाहर की ओर आता है तो वो पर्वतों से जाकर टकराता है, घाटियों से, शिखरों से जाकर टकराता है। और टकराने पर वो क्या करता है, उसका जो मार्ग है, आप जा रहे हैं, आप जाकर किसी चीज़ से टकरा गया तो आप क्या करेंगे, अपना रास्ता मोड़ लेंगे। तो उसी तरह वो पर्वतों से जाकर टकराता है और अपना रास्ता को मोड़ लेता है। रास्ते को मोड़ने के बाद वो कुछ देर इधर उधर भटकता है, मतलब कि वो पथ भ्रष्ट हो गया, कहाँ जाए उनको बादलों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इधर उधर भटकते हैं। फिर क्या करते हैं कि एक मुसाफिर की भांति उस चट्टानों में, घाटियों के उस चट्टानों में, ठीक है, ढालों का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, पर्वतों का चट्टान। तो उस पर्वतों के चट्टानों में वो किसी मुसाफिर की तरह धीरे धीरे हाँफते हुए चढ़ने लगते हैं, ठीक है। हाँफते हुए मतलब जब भी आप चट्टानों पर चढ़ेंगे, आप ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे तो आप हाँपेंगे ना, आप दौड़ेंगे तो भी आप हाँपेंगे मतलब जोर जोर से सांस लेना। तो किसी मुसाफिर की तरह वो हाँफते हुए उस चट्टानों पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही है। देखिए, कवि ने प्रकृति का, बादलों का, घाटियों का, पर्वतों का, शिखरों का, वृक्षों का कितना सुंदर वर्णन किया है। ऐसा लग रहा है मानो ये लोग निर्जीव है ही नहीं, ये बल्कि सजीव है, इनमें जीवन है। पर्वत मिलन भी कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से फिर विश्राम भी कर रहा है, घाटी कुंवारी भी है। तो मतलब बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। और ये कल्पना शायद ही आप और मैं कर पाएंगे, कोई प्रकृति प्रिय कवि ही ये कल्पना जो है वो कर सकता है, नज़ारों को देखकर इस तरह से अपने पंक्तियों में बांध सकता है। तो बड़ा ही सुंदर कविता है। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे और एक कविता याद आती है, नागार्जुन का, आपने पढ़ा होगा कि बादल को घिरते देखा है। ये वो कविता भी बड़ी ही सुंदर कविता है। और उस कविता और इस कविता में आपको बहुत सारे सिमिलरिटी जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगली पंक्तियों को देखिएगा कि जहाँ अभी घाटी थी लहरधारियों वाली, हरे खेत थे, लाल छतों वाले छोटे पर्वती गांव थे, वहाँ नहीं कुछ भी अब, वो जादू था, वो इंद्रजाल था, लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया। सच है केवल मेघ धूम यह, ढालों से टकराते क्षीर महासागर सा फेंक रहा है उजला फेना,
लाल छतों वाले छोटे पर्वतीय गांव या हरे खेत या लहरधारियों वाली घाटी, ये थे केवल मूंगा मछली सीप सिवारे जो धाराओं की उछाल में ऊपर आए, कुछ क्षण ऊपर तेरे फिर जलमग्न हो गए। तो देखिए बड़ा ही सुंदर पंक्ति है। संदर्भ फिर से वही बात कि संदर्भ सेम होगा। प्रसंग में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिर गांव खेत खलियानों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जहां इस घाटियों में, ठीक है, इस घाटियों के ऊपर में जहां लहरधारियों वाली खेतें, हरे भरे खेतें हुआ करती थी, मतलब कि घाटियों के ऊपर ऊपरी छोर पर कुछ गांव भी था और उस गांव के लोग उस पर खेती किया करते थे। लहरधारियाँ मतलब कि लताओं से भरपूर खेत हुआ करती थी और वो खेत जो है बिल्कुल हरे भरे हुआ करती थी, मतलब बिल्कुल भरपूर है, हरा हरा है। और वहाँ पर एक गांव भी है, उस पर्वतीय क्षेत्रों में एक गांव है और उस गांव में जो छोटे छोटे घर है, ठीक है, जो छोटे छोटे घर है, उस घरों का छत जो है वो किसी लाल रंग का हुआ करता था। ठीक है, तो लाल रंग के छत वाले गांव हुआ करते थे और वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है कि जो हरे भरे खेतें थी, लताएं थी जो, और जो लाल छतों वाला गांव था, घर था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मानो जैसे कोई जादू हो गया। और जादू कैसा? इंद्रजाल का। इंद्र पता होगा, लॉर्ड ऑफ रेन ना, वर्षा का भगवान जिसे कहा जाता है, इंद्रदेव। तो जब बादल गरज रहा है मतलब इंद्र ही कोई जादू कर रहे होंगे। तो ये जादू सा प्रतीत हो रहा है, मानो इंद्र ने जादू किया हो। और जो खेत घर, जो खेतियाँ, हरे भरे खेतियाँ, लहरधारियाँ, लताएं जो दिखाई दे रहे थे, वे सब के सब आँखों से ओझल हो गए। अब हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस एक ही चीज़ नज़र आ रहा है, वो क्या है? मेघधूम, बादलों का धूम मचा हुआ है। और वो एरिया जो है, वो जगह जो है, वो स्थान जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चारों ओर क्या है? सफ़ेद सा महासागर है, दूध सा महासागर है। तो बादल किसी समुद्र की तरह लग रहा है और वो चारों तरफ फैल गया है। तो एक सफ़ेद सा महासागर सा दिख रहा है जो अपना सफ़ेद फेना का मतलब झाग फेंक रहा है। ठीक है, तो बादल इधर उधर उड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब ये बादल उड़ के आ रहा है तो बादल जो है सफ़ेद रंग का जो समुद्र है वो अपने लहरों से फेन फेंक रहा है, सफ़ेद झाग फेंक रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि लाल छतों वाले पर्वतीय गांव, हरे भरे खेत, लहरधारियाँ वाली घाटी, अब कुछ नहीं बचा। ये सब के सब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो समुद्र में जो मूंगा मतलब घोंगा आपको मालूम होगा, या फिर शंख तो पता ही होगा आपको, जो समुद्र में मिला करता है सिप। ये घर गांव खेत लताएं सब उस समुद्री घोंगे की भांति लग रहे हैं, मतलब कि बादलों के नीचे नीचे वो हल्के हल्के से दिख रहे हैं। और जब बादल जब उड़ रहे इधर उधर मंडरा रहे हैं तो बीच में एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी समुद्र में जिस तरह से घोंगा ऊपर आता है फिर कहीं लुप्त हो जाता है, इसी तरह से ये खेत ये घर थोड़े से देर के लिए हमें दिखे। वैसे घर तो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जैसे बादल ऐसे उड़कर आया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उस बादलों रूपी समुद्र के साथ में ये घोंगा रूपी घर खेत भी थोड़े देर ऊपर की ओर तैरे, ऊपर की ओर आए और फिर लुप्त हो गए, जलमग्न हो गए, मतलब कि जल में कहीं खो गए। दोस्तों, आपको ये जो मैं पंक्तियां आपको समझा रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि आपको समझ में आना ज़रूरी है। मुझे तो समझ में आ चुका है, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े आसान भाषा में आपको समझाऊँ। ये देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य कविता जो होती है, ठीक है, प्राकृतिक वर्णन जो कविताएं होती है वो थोड़ा सा समझने के लिए कठिन होता है और कोई स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है बड़ा बोरिंग सा कविता है, लेकिन नहीं, प्रकृति के सौंदर्य में खोकर देखिए, ये कविताएं जो है बड़ा आनंदित करती है, बड़ा ही मन मोह लेती है। इस तरह से चीज़ों को देखकर कल्पना कर इतने सुंदर शब्दों में बांध पाना आपकी और मेरे बस की बात नहीं है। ये कोई नागा अर्जुन या फिर कोई धर्मवीर भारती जैसे प्रकृतिक प्रिय कवि ही कर सकते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ ये मैंने आपको समझा दिया। अब फिर हम लोग अगले पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। फिर आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि नीचे मेघ धूम का सूना सूना सागर, ऊपर केवल नभ गुमसुम सा उदासीन सा, और बीच में निराधर सा बिना नींव का पूरा पर्वत कैसे अचल खड़ा है, क्या यह भी जादू है?
ढालों पर चुपचाप खड़े हैं बांझों के चित्रे चित्रे वन, उल्टी हुई पत्तियों जैसे बांझों के नुकीले पत्ते उसके बाद उल्टे और फिर श्वेत हो गए। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि संदर्भ आप सेम लिखिए, उसके बाद में प्रसंग में आप लिखिए कि घाटी और आकाश का, ठीक है, नव नव मतलब आकाश का सजीव वर्णन किया गया है। कि कवि कहते हैं कि नीचे अब पूरे चारों घाटी के चारों तरफ क्या है, बादल फैल गया है और वो सफ़ेद समुद्र सा लग रहा है। और अब वो सफ़ेद समुद्र सा जो समुद्र है वो सुनसान है, मतलब कि पूरा बादल छा गया, अब उसमें कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा, वो सुनसान सा है। और ऊपर केवल आकाश है और उसके ऊपर में क्या है, आकाश है, नभ है, ठीक है। और बीच में क्या है कि बीच में निराधार, मतलब निराधार का मतलब होता है बिना आधार का और बिना नींव का। नींव का मतलब होता है जड़, जड़ को नींव कहा जाता है। तो बिना आधार और बिना जड़ का पर्वत दिखाई दे रहा है, मतलब कि पर्वत के ऊपरी छोर केवल दिखाई दे रहा है, पर्वत का निचली स्तर दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पर पर्वत का जड़ होता है जो जमीन से लगा हुआ होता है। इसलिए पर्वत को भूधर भी कहा जाता है ना, कि क्योंकि वो जमीन को पकड़ा हुआ होता है। तो वो हिस्सा, नींव वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, केवल पर्वत का ऊपर हिस्सा दिखाई दे रहा है। नीचे तो पूरा बादल छाया हुआ है और ऊपर आकाश है। तो बीच में क्या दिखाई दे रहा है, पर्वत का वो निराधार वाला वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्षेत्र एरिया दिखाई दे रहा है। और पर्वत कैसा है, अचल है। सबको पता है कि वो बिना हिले डुले एकदम स्थिर रूप में है, ठीक है, वो अचल है, बिना चले हुए एक जगह पर स्थिर खड़ा है। फिर कभी अपने आप से ये सवाल करता है, क्या ये भी कोई जादू है, ये जो मुझे नज़र आ रहा है क्या ये कोई जादू है क्या। फिर वो आगे कहते हैं कि ढालों पर चुपचाप खड़े हैं, ठीक है। तो उस जो पर्वत है, वो जो घाटी है, उस घाटी के चट्टानों पर, ठीक है, उस चट्टानों पर क्या है, बहुत सारे वृक्ष जो हैं, गच्छियाँ, पेड़ पौधे जो है वो खड़े हैं, ठीक है। वहाँ पर बादल नहीं है तो वहाँ पर दिख रहा है, बादल थोड़े नीचे के हिस्से में है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें बहुत सारे वृक्ष जो है, पेड़ पौधे जो है वो चित्रे मतलब कि बहुत सारे बिखरे हुए हमें वन दिख रहे हैं। और उस वृक्षों की जो पत्तियाँ हैं वो नीचे की ओर मतलब उल्टी और लटकी हुई है, और उनके उस पत्तों के जो ऊपरी वाले हिस्सा जो है वो नुकीले हैं, ठीक है। नुकीले मतलब जो नुकीला चीज़ होता है ना, जो छुपता है, तो उस तरह का नुकीला है। और वो कैसे लग रहे हैं, धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे बादलों से सफ़ेद होते जा रहे हैं, मतलब कि बादल धीरे धीरे उन्हें भी निगलता जा रहा है, मतलब बादल ऊपर की ओर धीरे धीरे छाते जा रहा है और वो पत्ते धीरे धीरे श्वेत पड़ गए। श्वेत का मतलब है सफ़ेद पड़ गए। अगली पंक्तियां देखिए कि नीचे के कंटक झाड़ों में अटक अटक कर ऊपर चढ़ता जाता अजगर सा बादल, तने डालियां पत्ते पहले भूरे पड़ते, लगता जैसे पीछे हटते, धीरे धीरे पूंछी लकीरों से मिट जाते, कुछ भी नहीं रहा। उत्तुंग शिखर वाला गर्बीला पर्वत, रंगों के कच्चे धब्बे सा धुला बह गया, घाटी गांव खेत वन झरने, सकल सृष्टि जो धुआं धुआं, अरुणों में वृक्ष श्रृंखल विभक्त हो बिखर गई, शेष बचा हूँ केवल मैं, या मेरे चारों ओर दूर तक फैला हुआ सफ़ेद अंधियारा। फिर आगे कवि कहते हैं कि जो नीचे जो झाड़ियाँ थी, ठीक है, उन झाड़ियों से अटक अटक कर, मतलब कि जो झाड़ियाँ है, जो जड़ें हैं, गच्छियों का जो जड़ है, उन जड़ों से धीरे धीरे जो बादल जो है अटक अटक कर, मतलब थोड़े से जाते हैं, अटकते हैं, अटक अटक के अजगर की तरह, किसी सांप की भांति वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो जो वृक्ष अभी हमें दिखाई दे रहा था, उस वृक्ष के तने, डालियां, पत्ते धीरे धीरे क्या है, भूरे रंग के पड़ते जा रहे हैं। भूरे रंग के मतलब कि मटमैले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे बादल उनके ऊपर भी छाता जा रहा है और उन्हें भी निगलता जा रहा है। फिर कवि कहते हैं कि लगता जैसे पीछे हटते, धीरे धीरे पूंछी लकीरों से मिट जाते, मतलब कि ऐसा लग रहा है वो थोड़े से पीछे हटने का प्रयास करते हैं लेकिन बादल उसे घेर ही लेता है और धीरे धीरे वो मिट रहे हैं, मतलब कि कवि के आंखों से वो धीरे धीरे ओझल हो रहे हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि कुछ नहीं बचा, धीरे धीरे उन घाटियों में, उन पर्वतीय क्षेत्रों में अब कुछ नहीं बचा। उत्तुंग शिखर वाला गर्बीला पर्वत, उत्तुंग मतलब कि ऊंचे, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो
ऊंचा शिखर वाला गर्भ युक्त जो पर्वत था, ठीक है, गर्भ से युक्त जो ऊंचा शिखर था वो भी अब नहीं बचा। वो किसी रंगों के कच्चे धब्बे की तरह, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रंग का धब्बा है, वो कच्चा रंग का धब्बा है, वो गिर गया तो पानी मार देंगे तो वो धब्बा जो है वो गायब हो जाएगा, मिट जाएगा। तो वो गर्विला ऊंचा पर्वत भी धीरे धीरे कच्चे रंगों के कच्चे धब्बों की तरह धुल गया। धुल गया मतलब धीरे धीरे उसमें भी पूरा बादल जो है वो छाने लग गया। घाटी, गांव, खेत, वन, झरने कुछ नहीं बचा, सबको बादल निगल गया, सब में बादल धीरे धीरे छा गया। सकल सृष्टि ज्यों धुआं धुआं अरुण में, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि मानो संपूर्ण सृष्टि जो है, संपूर्ण सृष्टि जो है वो पूरा धुआं धुआं पड़ गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बादल के कारण पूरा चारों ओर धुआं धुआं फैल गया है। मतलब पृथ्वी का एक छोटा सा अंग भी नहीं बचा चारों ओर। वैसे पूरे पृथ्वी में वो बादल नहीं छाया था, लेकिन कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कोई छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंग भी नहीं बचा, क्योंकि उसको कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और चारों तरफ बादल जो है वो बिखर गई। फिर कवि कहता है शेष बचा हूँ केवल मैं। अब यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो केवल मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तो हूँ। तो यहाँ पर केवल अब मैं ही बचा हूँ और ये मेरे चारों तरफ फैला हुआ सफ़ेद अंधियारा, ठीक है। अंधियारा तो काला होता है, लेकिन चारों तरफ बादल फैला है तो ये सफ़ेद रूपी अंधियारा कवि के चारों ओर फैल गया है। अगली पंक्तियाँ देखिए कि बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, गाँव जहाँ पर मेरा घर था, पगडंडी जिस पर चल में शिखरों तक पहुंचा, जंगल जिसमें बड़ी सांझ तक भटका खोया, झरने जिसमें थके धूल से सने पाँव धो थकान मिटाते, सब कुछ नष्ट हो गया, शेष बचा हूँ मैं, या मुझको घेरे उजली ध्रुम शून्यता, धीरे धीरे हार रहा हूँ, इस ऊंचाई पर चढ़कर ही यह जान सका हूँ हम सब क्या है, सिर्फ बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते बोने। तो ठीक है, फिर यहाँ पर कभी ये कह रहे हैं, ठीक है, प्रसंग लोग को आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पंक्ति को फिर कहने लग जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं व्याख्या में तो बताऊंगा ही ना, तो वीडियो वैसे ही लंबा हो रहा है तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मेरी ये आदत नहीं है कि एक टॉपिक को मैं एक वीडियो में पढ़ाऊँ या फिर दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँ, तो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाने से ठीक रहता है, इसलिए मैं थोड़े से जल्द में बोल रहा हूँ। तो प्रसंग को आप लोग देख लीजिएगा, संदर्भ तो सबका सेम ही रहेगा। कभी फिर कह रहे हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, जहाँ पर मेरा गांव था वो गांव भी नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब वो कहीं तूफान में उड़ नहीं गया है, ओझल हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। कभी का तात्पर्य है कि कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए कभी कह रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया। जहाँ पर मेरा घर था वो भी नष्ट हो गया। पगडंडी जिस पर मैं शिखरों तक चलकर पहुंचा, पगडंडी मतलब छोटा सा मार्ग, जिसे हम लोग फुटपाथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा रास्ता, पैदल चलकर जो रास्ता बनता है उसे फुटपाथ कहते हैं ना, तो उसे पगडंडी कहा जाता है। तो उस जिस पगडंडी से मैं चलकर शिखरों के ऊपर तक, पर्वतों के ऊपर तक, घाटी तक आता था, वो भी लुप्त हो गया, वो भी गायब हो गया, मुझे वो भी नहीं दिख रहा है। और मैं इस पगडंडी से आकर शाम तक इन पर्वतीय क्षेत्रों में घुमा करता था, वो सारे एरिया, वो सारे जगह स्थान भी मुझे अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। और शाम तक घूमने के पश्चात मैं जिस झरने में जाकर अपने पाँव को धोकर अपने थकान को मिटाता था, वो झरना भी मुझे नहीं दिख रहा है। सब का सब नष्ट हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल शेष मैं ही बचा हूँ। फिर से इस लाइन को कभी दोहराते हुए कह रहे हैं कि केवल अभी मैं ही बचा हूँ और मेरे चारों तरफ फैले ये ध्रुम शून्यता। शून्यता का मतलब होता है एम्प्टीनेस, खालीपन। तो मेरे चारों तरफ ये जो खालीपन है, खालीपन क्यों है? क्योंकि चारों तरफ बादल है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो ये एक सफ़ेद सा लग रहा है, खालीपन सा लग रहा है। मेरे चारों तरफ फैले ये खालीपन, शून्यता दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि ये सब देखकर धीरे धीरे मेरा ये मन जो है वो हताश हो रहा है, मैं थोड़ा हार रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हिम्मत खो रहा हूँ। इस ऊंचाई पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर आकर ही मैं ये जान सका हूँ कि इस बहुत ही विशाल से पर्वत के सामने हम सब क्या है, हम मनुष्य क्या है, एक चढ़ते हुए छोटे से बोने हैं। बोना का मतलब होता है नाटा सा व्यक्ति, ठीक है। तो इस ऊंचे पर्वत के सामने हम लोग क्या है, एक नाटे से, छोटे से बोने से इंसान, मनुष्य मात्र हैं।
फिर अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बोना जिसको केवल दो पग दिख रहा है, दो पग आगे, दो पग पीछे, दो पग ऊपर, दो पग नीचे, दो पग ही की है केवल जिसकी ज्ञान परिधि है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि मैं बोना हूँ, नाटा हूँ इस पर्वत के सामने, मैं वैसा नाटा हूँ जिसको केवल क्या दिख रहा है, अपने आगे के दो पग तक ही दिख रहा है। दो पग मतलब दो कदम, दो कदम आगे तक दिख रहा है, दो कदम पीछे दिख रहा है, दो कदम दाएं, दो कदम बाएं, दो कदम ऊपर, दो कदम नीचे, बस इतना मात्र दिख रहा है। उससे दूर, दो कदम से दूर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आकर ये जान पाया कि मनुष्य जो है केवल वो दो पग तक ही ज्ञान रख सकता है, मतलब कि दो कदम तक का नॉलेज ही उनको है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ कभी कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी जो है, ब्रह्मांड जो है वो बहुत विशाल है, और उस बड़े विशाल से ब्रह्मांड के पृथ्वी के सामने हम एक छोटे से बोने व्यक्ति की तरह है, जिनको बस दो कदम तक का मतलब इतु सा ज्ञान है। बिना देर किए हुए अगली पंक्तियों को देखिएगा कि कहाँ पड़ेगा अगला कदम और मीलों लंबी घाटी मुझको खा जाएगी, यह अतः शून्यता डरा में हाथों से टटोल कर किसको खोज रहा हूँ, यह है पत्थर, यह है जड़े, किंतु यह क्या है अंधियारे में नरम परस सा, किसका हाथ छू गया मुझको, मैं हूँ एक दूसरा बोना, पगडंडी से जरा अलग हट, साथ तुम्हारे में चलता आया हूँ अब तक, हारो मत सहसा मत छोड़ो, मैं भी हूँ बोना बामन हूँ, किंतु तीन पग मांगे हैं मैंने धरती से, दो पग तुमको दिख रहा है उसे पार कर बढ़ो, तीसरा पग तो मुझको सार्थक होगा मुझ पर छोड़ो। हर मनुष्य बोना है लेकिन मैं बोनों में बोना ही बनकर रहता हूँ, हारो मत साहस मत छोड़ो, इससे भी अता शून्य में बोने ने ही तीन पगों में धरती नापी। ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे कभी कहते हैं कि क्योंकि मुझे दो कदम दो पग आगे तक ही दिख रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा ये जो अगला कदम है, ठीक है, मेरा जो ये अगला कदम है वो कहाँ पड़ेगा, और ये मीलों लंबी घाटी, ठीक है, ये मीलों लंबी घाटी या फिर अथाह शून्यता, मतलब कि ये जो खाली एम्प्टीनेस है, खालीपन है, ये मुझे खा जाएगी, मुझे खा जाएगी। मतलब कहीं मैं गलत जगह पर कदम रख दूंगा तो क्या पता मैं इस चट्टानों से नीचे गिर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं डर रहा हूँ, मैं हताश हो गया, मैं डर गया, मैं हिम्मत हार रहा हूँ। तो हिम्मत हारने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं अपने हाथों से टटोल कर चीज़ों को देख रहा हूँ, और टटोलने पर मुझे पता चला कि जैसे ही मेरे हाथ में एक कोई चीज़ स्पर्श में आया, ओ स्पर्श से मुझे पता चला कि ये तो पत्थर है। फिर स्पर्श किया तो पता चला ओ ये किसी पेड़ का वृक्ष है, सॉरी जड़ है, किसी पेड़ का जड़ है, स्पर्श से पता कर रहा है। फिर ऐसे ही हाथ को हिलाते रहता है तो फिर उसको कुछ नरम नरम सा छूने को मिलता है। अब ये जैसे नरम नरम, अरे ये क्या है, वो चौंक जाता है। फिर वो जैसे ही पकड़ता है उसे ज्ञात होता है कि ये तो किसी का हाथ है जिसे मैंने छू लिया, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर अगले ही क्षण में उधर से आवाज़ आता है कि डरो मत, मैं भी हूँ एक बोना, मैं अलग दूसरा बोना हूँ, जिस तरह तुम एक बोना हो मैं भी एक बोना हूँ। मैं इस पगडंडी के रास्ते से तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा था, तुमसे थोड़ा दूर था पर तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा था, और ये मैं यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, तो डरो मत, मैं भी बोना हूँ। फिर वो कहता है कि और हारो भी मत, हिम्मत मत हारो, साहस मत छोड़ो, हिम्मत आत्मविश्वास बिल्कुल भी मत छोड़ो। अब तक तुमको केवल दो पग दिख रहा था, अब मेरे आने से हम लोगों को क्या है, तीन पग दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पग तुमसे पीछे हूँ, तुम मुझसे दो पग आगे हो, तो तुम्हें दो पग दिख रहा है और एक पग मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से हमें अब कितना पग दिख रहा है, तीन पग दिख रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि अब हमें तीन पग दिख रहा है, तो हिम्मत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहता है कि इस पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सामने हर व्यक्ति क्या है, एक बोना व्यक्ति है, एक छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन हारना नहीं चाहिए। भले ही हम बोने हैं, हमें हारना नहीं चाहिए और साहस भी नहीं छोड़ना है। और फिर वो एक उदाहरण देता है कि किस तरह से विष्णु भगवान ने, आपने कभी सुना होगा पौराणिक कथा में, कि उन्होंने
3 पग मांगा था कि जहाँ जहाँ मैं कदम रखूँगा, 3 कदम रखूँगा और मैं जहाँ जहाँ कदम रखूँगा वो जगह मेरा हो जाएगा। किसी राजा से था, मैं भूल रहा हूँ। तो 3 पग ने उसने संपूर्ण सृष्टि में ही कदम रखकर उसे अपना लिया था। तो उस उदाहरण को कहते हुए वो कवि से कहता है कि एक छोटे से बोने व्यक्ति ने 3 कदम रखा और संपूर्ण पृथ्वी पर अपना हक जमा लिया था। ठीक है, तो हिम्मत हमें नहीं हारना चाहिए। अगली पंक्तियां सुनिए। दृष्टि रोधी वो पर्दा, सहसा मखर हो उठी वो निस्बद्ध शून्यता, धोखे नहीं मगर चीड़ों ने सन कर मदमाती गंधों वाले पवन संदेशे भेजे, झुरमुट से साहसी चिड़िया ने दबे कंठ से मुझको पुकारा, दूर कहीं सुन पड़ा पहाड़ी गाने का स्वर, थोड़ा सा विश्वास कर आया मुझे, दिख नहीं पड़ते पर इस गहन कुहा में कितने ही जंगली रास्ते आते जाते, पथिकों से अब भी सजीव है पराजित में जिनमें चलने की आकांक्षा, दिख नहीं पड़ता है सूरज पर 2 शिखर बीच झर रही है दिव्य ज्योति सी धुईली। ठीक है, फिर आगे कवि कहता है कि उसके हिम्मत दिलाने के पास जो दूसरा बोना आया था, उसके हिम्मत दिलाने के बाद में भी फिर कवि की हालत क्या है कि वो फिर भी निराश पड़ने लगा, हताश पड़ने लगा। ठीक है, वो क्या है, पतला पड़ने लगा। पतला पड़ने का लगा मतलब कि वो बिना खाना खा के पतला नहीं हो गया, पतला पड़ने लगा मतलब उसका हिम्मत हारने लगा। दृष्टि रोधी वो पर्दा मतलब किसी दृष्टिविहीन बालक सा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दृष्टि रोधी मतलब वो कुछ मानसिक कारण जो बालक को ठीक से दिखाई नहीं देता, उस बालक को कहा जाता है। तो दृष्टिरोधी बालक की तरह उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो निशब्द है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, उसके चारों ओर शून्यता है, खालीपन है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं आगे कवि कि सहसा मकर हो उठी मगर चीड़ों ने सन कर मदमादी गंधों वाले। चीड़ों मतलब एक वृक्ष का नाम है। ठीक है, चीड़ों एक वृक्ष का नाम है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो सदाबहार सुगंध फैलाता है। तो उस चीड़ों के वहाँ से एक संदेश आया, उसके उधर से एक हवा का झोंका आया जिसमें एक सुगंध सा आया, तो उसको वो एक संदेश मान रहा है कवि जो है। तो संदेश रूपी उस चीड़ों का सुगंध उसके सामने आया। फिर अगले ही क्षण कि ग्रुप में चिड़ियों का चहचहाट उन्हें सुनाई दिया और उस चहचहाट से उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये चिड़िया जो है मुझे अपने ओर पुकार रहे हैं, आगे बढ़ने के ओर पुकार रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि फिर दूर पहाड़ी गांवों से क्षेत्रों से मुझे पहाड़ी लोगों की गाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। ठीक है, पहाड़ी लोग जो गाना गाते हैं उसकी ध्वनि सुनाई पड़ी, और जैसे ही लोगों का ध्वनि मुझे सुनाई पड़ा मेरे अंदर आत्मविश्वास जो है, हिम्मत जो है वो थोड़ा सा लौटा। कुछ नहीं दिख रहा था, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा था, पर फिर मुझे याद आया कि इस पर्वतीय क्षेत्रों में, इस घाटियों में कितने ऐसे पगडंडी है, कितने ऐसे रास्ते हैं जिस पर लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे याद आया। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी रास्ते से हम बिल्कुल घर तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये सब सोचकर उसके मन में ये आया, आत्मविश्वास आया, हिम्मत आया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि मुझे सूरज भी नहीं दिख रहा है। वैसे सुबह हो रहा था, सूरज तो दिखना चाहिए था, लेकिन बादलों के कारण मुझे सूरज नहीं दिख रहा था। लेकिन उन 2 घाटियों के बीच में जो बादल छाया होता, उस बादल के बीच से मुझे सूरज की हल्की हल्की सी किरण अवश्य दिखने लगी है। ठीक है, अब आगे देखिए कि नदियां नीचे चमक उठी रूपा डोरी सी, और दूधियां शीशे में से झलक उठे हैं वृक्ष बांस के पुल लोहे के, धीरे धीरे परते कटने लगी धूम की, यहाँ वहाँ पर पिघले सोने के पानी सी धूम टपकने लगी, गांव खिल गए फूल से, बादल जैसे आया वैसे लौट गया, केवल कुछ बादल के पीछे छूट टुकड़े छायादार झाड़ियों में विश्राम कर रहे, जैसे धोरी उजली गाय, एक अकेला चंदन बादल चांदी के हिरने से घाटी में चरता है। ठीक है, तो इस पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि फिर वो लोग बिना डरे हिम्मत करके साहस करके आगे की ओर बढ़े, और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़े तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बादल घाटियों में छाया हुआ था अब वो बादल हटने लगा है।
जो बादल छाया हुआ था, जो सफ़ेद रंग का अंधियारा छाया हुआ था, अब वो धीरे धीरे हटने सा लगा है। और जैसे जैसे वो ओझल होने लगा, हटने सा लगा है, तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि एक सुंदर सी रस्सी की भांति वो जो नदी थी, वो जो सरिता थी, वो कवि को दिखाई पड़ा। और वो नदी कैसे लग रहा है? किसी रस्सी की भांति लग रहा है, सुंदर सा रस्सी की भांति लग रहा है। और दूधिया शीशे से झलक उठे वृक्ष बांझ के पुल लोहे के। दूधिया मतलब कि बादल है, सफ़ेद है, तो दूध रंग के शीशे। अब ये बादल मेरे आंखों के सामने छाया हुआ है, सफ़ेद सा बादल है। अब ये धीरे धीरे बादल गायब होने लगा है, तो मुझे क्या है, आगे बहुत सारे वृक्ष दिखाई देने लगे। तो मानो ऐसा लग रहा है दूध रंग के सफ़ेद शीशे से मुझे पार में बादल दिखाई दे रहा है। और फिर मुझे वो लोहे का पुल भी दिखाई दे रहा है, जो बना हुआ था, जो नदी के ऊपर में लोहे का पुल बना हुआ था, मुझे वो भी दिखाई देने लगा। और धीरे धीरे ये जो बादल रूपी धूम मची हुई थी वो कटने लगी, मतलब कि वो धीरे धीरे बादल जो है अब हटने लगा, गायब होने लगा। और ये किसी सोने से पिघलने लगी। सोने से पिघलने लगी से तात्पर्य है कि जैसे जैसे बादल हटने लगा, सूरज का किरण जो सोने रंग का होता है वो दिखने लगा। तो ये बादल ऐसा लग रहा था मानो सोने की तरह वो धीरे धीरे अब पिघल रहा है। अब बादलों पर सूर्य के किरण का विजय हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं आगे कि गाँव खिल गए फूल से। अब बादल साफ हो गया और मुझे क्या दिख रहा है? गांव दिखने लग गया। वो गांव जहां मेरा घर था, वो गांव मुझे दिखने लग गया। अब सब कुछ खिल गया, बादल जो है सब के सब हट गए। जो घटा छाई हुई थी वो घटा चली गई। ठीक है, अब मुझे गांव भी दिखने लगा। बादल जैसे आया था वैसे लौट गया। बादल जिस तरह से घाटी पर आया था, घाटी से मिलन किया, चारों तरफ फैल गया, उसी तरह बादल धीरे धीरे करके हट गया, लौट गया, वापस चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं, लुप्त हो गया। ठीक है, फिर केवल कुछ बादल के पीछे छोटे टुकड़े छायादार झाड़ियों से विश्राम कर रहे हैं। अब बादल का छोटा सा टुकड़ा है, किसी वृक्ष के गच्छी के पीछे केवल बादल का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है। मानो ऐसा लग रहा है वो सफ़ेद सा गाय है। ठीक है, सभी बादल जा रहा है, केवल बादल के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर बच गए। एक वृक्ष के नीचे कवि को दिखाई दिया बादल का एक टुकड़ा, वो सफ़ेद गाय की तरह लग रहा था। फिर आगे कहते हैं कि धोरी उजाला, वही सफ़ेद, धोरी का मतलब सफ़ेद है। फिर एक अकेला चंचल बादल, फिर वहीं कहीं दूर पे एक छोटा सा बादल का टुकड़ा दिख रहा है। वो ऐसा लग रहा है चांदी की तरह सफ़ेद हिरण है, और वो क्या कर रहा है, वहाँ पर घास चर रहा है। तो फिर वो हिरण सा घास चरता हुआ छोटा सा बादल का टुकड़ा उसे दिखाई दिया। तो ये थी कविता, लंबी कविता थी, आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से मैंने थोड़ा विस्तार से समझाया, लेकिन जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें बिल्कुल संक्षिप्त में, सटीक में दिया गया है। इस नोट को आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे इस कविता का सारांश पूछे तो संदर्भ प्रसंग को हटाइए और जो व्याख्या थे उन व्याख्या वाले को आप लिख दीजिए। सारांश का मतलब भी वही है। कविता का सारांश पे आप क्या लिखेंगे कि ये संपूर्ण कविता में क्या कही गई है, आप वही तो लिखेंगे ना। तो उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब अंतिम में हम लोग देखते हैं कि ये कविता का उद्देश्य क्या है। संपूर्ण कविता का उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना था। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों का वर्णन करना था, घाटियों का वर्णन करना था, बादलों का वर्णन करना था, और वो भी सजीव रूप से वर्णन किया गया। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं कवि जो है इसमें मानवीय हताशा कि उसका मन जो है चारों तरफ अंधियारा, सफ़ेद अंधियारा देखकर उसका मन जो है वो हार जाता है, हताश हो जाता है। फिर उस पर किस तरह से आत्मविश्वास लौट कर आता है, उन सब का जिक्र किया गया है कि मनुष्य के जीवन में दुख और कठिनाइयाँ जो है किसी बादल की तरह आ जाता है, बादल की तरह छा जाता है, लेकिन वो जिस तरह से आता है उसी तरह से वो जाता भी है। जैसे यहाँ बादल आया और चला गया, तो हमारे मनुष्य के जीवन में भी बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बाधाएं आएंगी, लेकिन वो आएंगी और उससे हमें डरना नहीं है। आत्मविश्वास के साथ में उससे संघर्ष करना है, लड़ना है, और वो बाधाएं, मुश्किलें, कठिनाइयाँ जो है वो अपने आप वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब उद्देश्य है इस कविता का। खैर, बहरहाल आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अंतिम में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कुछ पूछना हो, कुछ अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो कमेंट करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें, ताकि अगली बार मैं हिंदी साहित्य से जुड़ी किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।